और जलसागाह में इस वक्त शैला रजा भी मौजूद थी, उन्होंने गुफ्तगू की। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान है, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार नजीर लगारी साहब और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। अभी शैला रजा भी गुफ्तगू कर रही थी और उनका यही कहना था कि जो हुकूमत है वो घबरा गई है पहले जलसे के बाद ही। तो हुकूमत क्या वाकई में घबरा गई है? मेरे ख्याल से तो ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है और हुकूमत किस बात पे घबराए। जो हमारा नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर कट है। पाकिस्तान के अंदर जो हमने कोविड को डील किया और जिससे उनके चीफ मिनिस्टर ने डील किया, कौन सा सही था, कौन नालायक था, कौन लायक था, इसका रिजल्ट अनाउंस कर चुकी है सारी दुनिया। और वो कहते हैं कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने डील किया वो दुनिया के बेहतरीन 7 ममालिक में आते हैं। अगर आप हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज देखें तो बिलियन ट्री सुनामी और उससे पहले मिलियन ट्री सुनामी दोनों IUCN और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के ऊपर दुनिया में सराही गए। इसी सर, आप जो बात से कर रहे हैं सर, ये एक तरफ पॉलिसी रखें, महंगाई की बात कर लेते हैं। जो इस वक्त आवाम है वो महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को डील करने के लिए पॉलिसीज अच्छी बनाई गई हैं? देखिए, पहली चीज है कि सबको पता है कि जो भी हुकूमत आती है उसको महंगाई लाने का कोई शौक वैसे नहीं होता, और ख़ास तौर पे जो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे होते हैं। लेबनान इस वक्त है, ग्रीस माजी में रह चुका है, तुर्की भी रह चुका है, चिली भी रह चुका है, ब्राज़ील भी रह चुका है। आप उनकी तारीख देखिए, हमें डिफ़ॉल्ट पे थे या नहीं थे। जब आप इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि हाँ डिफ़ॉल्ट पे थे, तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जब कोई भी मुल्क बिजनेस खड़ा होता है तो उसके बाद जो सख्तियाँ आती हैं वो तो आपको सहनी पड़ती। उसको आप कितने अच्छे तरीके से करेंगे जब आप बैडली मैनेज करेंगे अपनी इकोनॉमी को, करंट अकाउंट डेफिसिट को $42 बिलियन पे ले जाएंगे, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। सर, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सही तरीके से मैनेज किया गया है? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, इवन जब मुशर्रफ साहब भी आए तो उनकी जानिब से भी सबसे पहले बात यह की गई थी कि वी हैव हिट रॉक बॉटम। उसके बाद उन्होंने पॉलिसीज बनाई और आगे करके दिखाया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि खजाना खाली था। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो भी यही कहते रहे कि खजाना खाली था। लेकिन उसके बाद उनकी पॉलिसीज थी, वो आटा की और चीनी की बातें जिस तरह हो रही हैं, वो तो टोटली पॉलिसी पे ही बात आती है कि पॉलिसीज ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ना कि सही हूं, कहाँ सही हूं, जरा वो मुझे बता दीजिए। PMLN का दौर ले लीजिए ना, किधर से सही हुई? क्या आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स दुरुस्त हो गई? अगर दुरुस्त हो गई तो बात सही है। आपने आर्टिफिशियली रुपये को सपोर्ट करके रखा और उसको सपोर्ट करने के लिए आप 6 से 8 बिलियन डॉलर सालाना खर्च करते थे रुपये डॉलर पैरिटी को। आज किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, वो इसाक डार की इस पॉलिसी के खिलाफ है कि ये नहीं हो सकता। फिरदौस साहब, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ फैसल अजीज खान साहब भी हैं। आप किसी बात को लेकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। फैसल साहब, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियली उसको सस्टेन करने की कोशिश की थी नून लीग ने, क्या आप इस चीज से मुत्तफिक हैं? और दूसरी जानिब जो अब ऑपोजिशन 26 निकात का एजेंडा दे रही है कि ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने इत्तेहाद कायम किया है, आप इसको कितना मजबूत समझते हैं और कितना आगे तक जा सकता है? अब ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपोजिशन इत्तेहाद की है कि वो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, इमरान खान को उनके मनसब से हटाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म नहीं रखना चाहते। ये एक इतना बड़ा सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें, अव्वल तो होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ऐसा हो, क्योंकि लोगों को इस नहज के ऊपर लोग नहीं सोच रहे हैं। और मैंने मतलब तारीख़ में कभी नहीं देखा दुनिया में कहीं पर भी ऐसे मुजाहरे हों और हुकूमत हट जाए, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो मुमकिन नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें हट भी जाते हैं, इमरान खान कहते हैं ठीक है जी मैं हट रहा हूँ, तो फिर वज़ीर आज़म कौन रह सकेगा यहाँ पे? ये तो 30, 35, 40, 50 हज़ार लाख आदमी, तो इमरान खान 5 लाख 2 लाख 3 लाख लाके खड़ा कर देंगे, तो फिर कोई वजीर आज़म नहीं रह सकेगा। फिर ये चैप्टर क्लोज। फिर कोई आदमी भी ये बोले कि नहीं आपको मैं नहीं मानता, आप वजीर आज़म से हटें और मैं अब जो है लोग लेकर आ गया हूं और हमारे ज्यादा लोग हैं और आप हटें,
तो फिर हर आदमी लोग लेकर आ जाएगा, फिर फजलुर रहमान भी लेकर आ जाएंगे मदरसे के बच्चे कि भाई हटो यहां से, मैं हूं वजीर आजम। तो ये सिस्टम तो नहीं हो सकता, कि ये हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं महंगाई वाला मामला। महंगाई के ऊपर इस हुकूमत से गलतियां हुई हैं और ये गलतियां अब हुकूमत मान रही है। कल सेनेटर फैसल जावेद खान ने इस बात को तस्लीम किया और ये अब बात चल रही है कि वफाकी हुकूमत इसकी हैंडलिंग की तरफ जा रही है। अगर वफाकी हुकूमत 2, 3, 4, 5 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान ले आती है, तो फिर अपोजिशन के सारे इस गुब्बारे से हवा गिर जाएगी। वो 26 नुकात या 25 नुकात या 24 नुकात, ये सारा मलबा जो अपोजिशन ने बनाया है वो FATF के कानून की मंजूरी के बाद बनाया है, जिसमें नैब के पास ज्यादा इख्तियारात आ गए हैं और अक्सर अपोजिशन के लोग या इश्तिहारी हैं या उनके खिलाफ केसेस हैं या केसेस होने जा रहे हैं या वो जमानत पर है। तो एक पूरा नैब का सिनेरियो जिसके ऊपर हम लंदन से भी एक आवाज, चीख पुकार, शोर शराबा सुन रहे हैं और यहां वालों का भी सुन रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर बात क्लियर हो जाएगी, महंगाई वाले भी वो भी। और मुजाहरे करने में कोई बुराई नहीं है, जमहूरियत का हुस्न है। आप 2 लाख बंदे लेके आए, 40,000 लेकर आए, आप बिल्कुल करें मुजाहरे और सबको करने चाहिए। फैजल साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। नजीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। फैजल साहब तो कह रहे हैं कि एजेंडा जो है वो कुछ और है, इसके पीछे हुकूमत को गिराने का एजेंडा नहीं है, ना इससे पहले जो मुजाहरे होते रहे उनका एजेंडा ये रहा है। अब पसे पुश्त आपकी नजर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना के सामने एजेंडा क्या है? साफ सी बात है कि जब मौलाना फजलुर रहमान मान नहीं रहे थे, वो तो कह रहे थे कि जनाब हम इस हुकूमत को नहीं, वो तो पहले दिन तमाम पार्टियों से कह रहे थे कि आप रिजाइन करें और मैं आपके साथ हूं और कोई पार्टी असेंबली में ना जाए। लेकिन उस वक्त तो पार्टियों ने यह फैसला किया था कि नहीं, हम जा रहे हैं और हम हाउस में जाएंगे, बैठेंगे, और वो चाहते थे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन हुकूमत ने 2-3 तो इंतकाम का सिलसिला शुरू किया एहतसाब के नाम पर, और ये किसी किस्म का, इसको किसी भी लॉजिक से, किसी भी मंतक से, किसी भी कानून और आइन की रूह से इसको एहतसाब नहीं कहा जा सकता है। एक सरासर भीगा मुश्ती है और इंतकाम है, और इस पर तमाम लोग जो हैं, जो इंतकाम देने वाले हैं, वो एक पेज पर हैं, आराम से वो इंतकाम की आग जलाए हुए। एक बात तो है, और बात यह है कि चले आप ये कर भी रहे थे और आप अपने मुखालिफिन को रगड़ भी रहे थे और उनसे जीने का छीन भी रहे थे, तो आप लोगों के लिए कुछ करते। इन्होंने क्या किया कि लोगों की जान निखाल उतार ली है, लोगों के जीने का हक छीन लिया है। आप पहले आते ही, सबसे पहले आते ही क्या किया, लोगों के घर गिराना शुरू कर दिए। लाहौर में हजारों घर गिरा दिए, कराची में हजारों उनके कारोबार खत्म कर दिए। इसी तरह रावलपिंडी में, दूसरे बड़े शहरों में इन्होंने घर गिराने, गाँव में जाकर पीटीआई लोग खड़े हो जाते थे और इशारे करते थे कि इनके घर गिरा दो, इनके घर गिरा दो, इनके घर गिरा दो, और घर गिरते चले जाते थे। चले आपने घर गिरा दिए, फिर उसके बाद लोगों के रोजगार छीने गए। ये 50 लाख घर देने आए थे, इन्होंने लाखों घर गिरा दिए। ये वो लोगों को देकर 1 करोड़ जॉब्स देने के लिए आए थे, इनमें 1 करोड़। लेकिन लगारी साहब, जब ये घर गिर रहे थे उस वक्त तो ऑपोजिशन सड़कों पे नहीं आई थी। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन मकासद के लिए भी सड़कों पर इस वक्त ऑपोजिशन मौजूद है, अगर इनमें से किसी एक पार्टी को भी रिलीफ मिल जाता है, मैं और इंट्रो में भी बात की, ये किस हद तक ऑपोजिशन मुत्तहिद है, अगर किसी एक पार्टी को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, जो कि इंदिया शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया कि नून लीग पर हाथ जरा टाइट रखना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब पे हाथ थोड़ा हल्का रखना है, तो अब अगर इनमें से किसी एक पार्टी को भी रिलीफ मिल जाता है तो ये जितना भी ऑपोजिशन इत्तेहाद की हम बात करते हैं, ये तो तितर बितर हो जाएगा। ये हाथ हल्का रखने वाली बात समझ में नहीं आई है। हल्का हाथ ऐसे रखा जाता है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया जरदारी साहब को, जिस तरह से फरियाद डाल को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से बगैर मुकदमे के, बगैर किसी रेफरेंस के, किसी कानूनी आईनी अखलाकी जवाब से, खुशी शाह से 1 साल से 1.25 साल से ज्यादा अरसे से जेल में रखा गया है। या हल्का हाथ इसको कहते हैं। उसका हल्का हाथ इस बात के लिए भी, अगर किसी ने जुर्म किया है तो पकड़ो, सबूत पेश करो, अदालत में जाओ और उसके बाद मुकदमा बनाकर जाकर फैसला सुनवाओ। ये तो खुद वो वजीर आजम अदालत के वो मुखातिब करके, चीफ जस्टिस को मुखातिब करके आज ये कह रहे हैं कि जनाब आप फैसले करें। क्या मतलब आपकी मंशा के फैसले होंगे, आपकी ख्वाहिश के फैसले होंगे? आप जिसको चाहेंगे कि ये मुजरिम है उसको अदालत में मुजरिम करार दें, आप जिसको कहें ये पारसा है उसको अदालत में पारसा करार दे दें। ये तो नहीं होता है ना, कानून इसका नाम नहीं है। कानून सारू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। ये तो मैं उन फैसलों के में भी सवाल करता हूँ कि जो फैसले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अब तक होते रहे,
मुझे वज़ीर आज़म का हटाया जाना जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर होता रहा है, आइन की खिलाफवर्जी होती रही है और ये तरीकाकार नहीं होता रहा। मैं कहता हूँ हम चाहते थे कि जनाब इमरान खान अपनी जो है वो मुद्दत पूरी करे, अपनी अल्लाह उन्हें जिंदगी दे और वो जो है अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन वो इस मूड में नहीं है, वो चाहते नहीं है। वो तो चाहते ये हैं कि जनाब मुझे सींगों से उठाकर कोई एक तरफ फेंक दे, वो तो किसी को बात सुनने को तैयार नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने लगारी साहब की बात सुनी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने आते ही लोगों के घर गिराना शुरू कर दिए। कहाँ आपने दावा किया था कि 50 लाख घर देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, नौकरियां भी चली गई, घर भी चले गए। ये तमाम तर चीजें थी जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, जो आपने पूरे करके दिखा दिए इन 2 सालों में। क्या हमने ये नहीं कहा था कि हम रूल ऑफ लॉ भी इस्टेब्लिश करेंगे? क्या हमने ये नहीं कहा था? इसके ऊपर तो अपोजिशन कह रही है ना कि आप इंतकामी कार्रवाइयां करें। अभी भी शैला रजा फरमा रही थी कि मुंतकिम हो रहे हैं आप। नहीं, देखिए, आज सब घर कराची में किसने गिराए थे? हुक्म किसका था? क्या हुकूमत ने हुक्म दिया था या चीफ साहब ने दिया था? किसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे? एक तरफ आप कहते हैं अदालतों की इज्जत की जाए, उनके अहकामात माने जाए। हमने तो नहीं किया था कि जितनी इंक्रोचमेंट को रिमूव करने की आई है, हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि किसी शख्स को ये राइट नहीं है कि वो पब्लिक स्पेस पे वो इंक्रोच करे। सही। और जो लोग अरसे फायदा उठाते रहे, जो चाइना कटिंग करते रहे, इनके दौर में होती रही, और जो जमीनों का कारोबार कर करके अपने आप को अरब खती बना चुके हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए करप्शन के? लगारी साहब पता नहीं, एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो लॉ को ब्रेक करते हैं उनको अवॉर्ड करने की बात। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। तो मैं तो उनको इस वक्त कंफ्यूज समझता हूँ इस वाले मामले। सही है। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा फिरदौस शमीम नकवी साहब। आपसे नैब के मुतालिक जरूर सवाल करूंगा कि एक जानिब आप कहते हैं कि नैब जो है वो खुद मुख्तार इदारा है, दूसरी जानिब फिर वज़रा की जानिब से चुनीद भी सुनाई जाती है कि फलाना अब गिरफ्तार होने वाला है और फलाना अब गिरफ्तार होने वाला है। एनी हाउ, हम जलसागाह की जानिब जाएंगे। अरबाब इस वक्त मौजूद है वहां पर। ओवर टू यू अरबाब। बहुत शुक्रिया कामरान। और इस वक्त हम स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। ये यहाँ पर 3 हिस्सों में स्टेज बनाया गया है। इस वक्त ये सब स्टेज पर मौजूद हैं और ये दानिश नगर आपको दिखाएंगे। ठीक है, अरबाब से राबता हमारा आई गेस मुनक़ता हो गया है। फैसल साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा, मोमेंटम के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले मैं बताइएगा एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी पीडीएम के जलसे से, जो पीडीएम का अच्छा अरबाब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। जी अरबाब। आराम से अरबाब इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। अरबाब, कैसी तैयारियां हैं, कैसा जोशो वलवला है? यहाँ पर जाले पहुंच गए हैं, क्या आपकी उनसे कोई बात भी हुई है? जियाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ स्टेज से नीचे नारेबाजी भी हो रही है। इस वक्त हम स्टेज के ऊपर आए, स्टेज के ऊपर की सूरत हाल आपको दिखाएं। यहाँ मेरे बाएं जाने मरकजी स्टेज है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है और इसकी चौड़ाई 60 फीट के करीब है, जहाँ पर पूरी पीडीएम की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज साहिबा और जो दीगर सीनियर लीडरशिप होगी वो कल बराजमान होगी। और यहाँ पर इंतज़ामात अब तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए। बहुत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और ज़रा इनसे गुफ्तगू भी करते हैं कि इनका जोशो जज्बा कैसा है, कल कितनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर आएंगे। और मरियम नवाज गालबन कराची में पहली बार किसी जलसे से खिताब करने जा रही हैं, तो उनको किस तरह वेलकम करेंगे। यहाँ पर शहजाद नाता साहब भी मौजूद हैं, कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ज़रा इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि इनका जोशो जज्बा कैसा है, कारकुनान इस वक्त कितने मुतहरिक हैं। शहजाद साहब, कल कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं? हमने सुना है कि 50,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। नजमी आलम साहब से बात हो रही थी, क्या वाकई इतनी गुंजाइश है जिना बाग में कि 50,000 कुर्सियाँ लगाई जा सकें और इतने लोग आ सकें? नहीं, गुंजाइश तो देखें, अगर आप हमें इस वक्त कराची का बड़े से बड़ा ग्राउंड भी दे दें तो वो छोटा पड़ेगा। इस वक्त बात ये नहीं है कि पॉलिटिकल वर्कर कितना मोटिवेटेड है। इस वक्त बात ये है जो गरीब आवाम है वो बेजार और तंग आ चुके हैं इस महंगाई के तूफ़ान से। ये जो सुनामी के नाम से ये पार्टी मुसल्लत हुई है हम पर, आप मुझे बताएं आने के बाद इनकी कोई एक चीज़ दिखा दें जो इन्होंने की हो जो आवाम के लिए फ़ायदा हुआ हो। कोई आवाम का फ़ायदा नहीं हो रहा, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी पहले तो ख़ुदकुशियाँ कर रहा है, अब तो खाने से ही गया।
अब इन्होंने ये जलसे करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी, हुकूमत चली गई तो ये सब पाकिस्तान में अच्छा हो जाएगा? देखें, बात ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव था, अभी से नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से हमारा जो नैरेटिव था, जो और सियासी जमातें हैं इस मुल्क की, वो अब हमारे नैरेटिव पे आ गई हैं। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं वो आवाम में हैं, और गुर्बत, देखें गुर्बत क्यों आई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो गुर्बत आएगी। इनके कायद का ये कहना है कि मैं इसको बंद कर दूंगा, इनको मार दूंगा, इनको लटका दूंगा। पहले दिन से हम इन्हें समझा रहे थे कि आप काम करें आप, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को, ये तो तमाम आपके कारकुनान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तमाम रात ऐसे ही रहेंगे, हल्ला गुल्ला आज रात चलता रहेगा? पूरी रात इस तरह ही रहेगी। भुट्टो, देखें तमाम रात भी ये चलेगा, कल का सारा दिन चलेगा। आप बेशक मीडिया देखें, मीडिया पर भी इश्यूज आ रहे हैं कि वो रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन हम हमारा राइट है। नहीं, आप इस वक्त बराह रास्त जा रहे हैं और आप समेत ये तमाम लोग भी जा रहे हैं। मीडिया पर तो इस वक्त इस जलसे को लेकर, इस तहरीक को लेकर कहीं कोई रुकावट नहीं है। कितना जोश, कितना जज्बा इस वक्त इन कारकुनान में है। कल कितने लोग आ जाएंगे? 50,000 लोग, ज़ाहिर है गुजरावाल हमने देखा 50,000 लोग तो वहाँ नहीं थे। 11 जमातों का इत्तेहाद है, कितने लोग जमा करने में कामयाब? 50,000 से भी ज़्यादा होंगे। कल हम गरीबों की जो इन्होंने जुल्म किए हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह हम कायद आज़म मोहम्मद अली जना के बिल्कुल साथ खड़े हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम भरपूर शिकायत लगाएंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जना को कि ये कैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं जो बातें नहीं समझ रहा है, उसको मुल्क चलाने का कोई वो जवाज़ ही नहीं है, कोई वो उसको टेक्ट ही नहीं है। क्रिकेट खेलने का था, मुल्क चलाना इमरान का बस की बात नहीं। हमें बैठकर जो है ना ये पीटीआई वाले ताने देते हैं रोटी कपड़ा मकान के। तो उनको सिर्फ 2.25 साल हुए, मौका तो देना। मैं आपको बताता हूँ, आप भी ज़्यादा, आप जब इंटरव्यू लेते हैं आप, तो मैं कह रहा था बोल वाले जब भी मुझे मिलेंगे तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। रोटी कपड़ा मकान के आप बहुत ताने देते हो। मेरा कहने का ये मकसद है कि मैं पीपल्स पार्टी का सीनियर कारकुन हूँ, बीबी का बिल्कुल जो है ना प्यारा कारकुन था, और जरदारी साहब का भी हूँ, बिलावल साहब का भी। आज मैं आपको रोटी कपड़ा मकान बता देता हूँ कि आमरीत की गोद में पले हुए सियासी मोहताज और सियासी एक्टर कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले रोटी कपड़ा और मकान का ढोल बजाते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आज बता देता हूँ। नंबर 1, रोटी अल्लाह देने वाला है, इंसान की बस की बात नहीं, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। नंबर 2, कपड़ा। मैंने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई टेक्सटाइल मिलों का, आप लोग 500 रुपये मीटर वाला काटन पहनते हो, हम 7 रुपये मीटर वाला काटन पहनते हैं, जिसको कहते हैं कफन। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए हमारे शहादतों का सिलसिला जारी है, और हम शहादतों से 50 नहीं, 1 मिनट, लास्ट 50,000 लोगों का कपड़ा तो बताओ ना, असूल तो जो कपड़ा हो गया चैनल। एक मिनट, लास्ट जो डेफिनेशन है कपड़ा की, जो ताने देते हैं कपड़े की, बात यह है कि मेरे कहने का मकसद है कि ये मैंने बताया। बाकी रहा रोटी कपड़ा मकान। अब मकान तीसरी डेफिनेशन मैंने ये निकाली कि मैंने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कहते थे वो करते तो ज़रूर थे, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना मकान के ताने हमें क्यों मिलते हैं, भाई मकान दो, 50 लाख में जो है ना मकान दूंगा। भुट्टो साहब ने तो दे दिया। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क को एटमी कुव्वत नहीं बनाता तो आज जिस बैलों के छेतों के नीचे बैठे हो आप महफूज नहीं होते। ठीक है बाबू, हमारे साथ रहिएगा। फैसल साहब, आपने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, उनका जोश वलवला देखा, जो मोमेंटम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चाह रही थी कि ऐसा डेवलप हो जाएगा, आप समझते हैं कि वो वैसा डेवलप हो गया है? देखिए, जलसा करना पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी पार्टी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी सिंध में हुकूमत है। ये बाग़े जिना तो बंगालियों ने भर दिया था मुशर्रफ के दौर में। बंगाली यहाँ पे 20 लाख के करीब रहते, उन्होंने भर दिया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्याला आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, मुजाहिरों से हुकूमत नहीं जाएगी, जलसों से नहीं जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो कोई हुकूमत कर नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे फिर कोई वजीर आजम नहीं होगा, ये बात फिक्स हो गई। दूसरा, महंगाई की बार बार बात कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ, महंगाई 18वीं तरमीम के बाद वफाक की कितनी जिम्मेदारी है और सूबों की कितनी जिम्मेदारी है। ये टमाटर
आलू, प्याज, गोश्त, मुर्गी, अंडा, दूध, ये किसकी जिम्मेदारी है? आटा, चावल, चीनी, पेट्रोल, वफाक, लेकिन इसमें से भी आधी चीजें 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी। महंगाई का कंट्रोल करना, प्राइस लिस्ट बनाना, उस पर अमल दरामद करवाना, उस नर्ख पे बेचना। 93 रुपीस पर लीटर पर केजी दूध है, 124 रुपए बिक रहा है। इस पे सूबाई हुकूमत का कब्जा है, उसने पकड़ना है कि अगर 40-30 रुपए ज्यादा दूध जा रहा है, या अंडा अगर 160 रुपए मिल रहा है तो उसके नर्ख 120 हैं, जो 40 रुपए का कैप है, जो प्रॉफिट हो रहा है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ईमानदारी से हमारी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 12.5 साल हो गए इस हुकूमत को। महंगाई में वफाक ने गलतियां की, पेट्रोल में, आटे में, चीनी में एक्सपोर्ट करके की, लेकिन ये सब्जी वाला जो मामला है, अंडे वाला, दूध वाला और ये खाने पीने की जो ये सूबों की जिम्मेदारी है। पंजाब में पीटीआई की, केपी में पीटीआई की और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बड़ी हुकूमत वाला मामला और दूसरा ये वाला मामला, और जलसा बहुत बड़ा होगा, जलसा बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, पीपल्स पार्टी को जितना बड़ा ग्राउंड दें वहां पे बेहतरीन कर सकती है। सोराब गोल्ड पर दें, नेशनल हाईवे पर दें, बहुत कर सकती है। इसकी कैपेसिटी जो 50,000 चेयर्स बार बार कह रहे हैं, इसकी टोटल कैपेसिटी ये कई दफा हो चुका है। यहाँ पे पहली बार जब जलसा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, मुशर्रफ साहब ने यहाँ पहला जलसा किया था इस बाग जिना में। उसकी टोटल कैपेसिटी जो केएमसी ने बताया था, नश्तर पार्क इसके सामने, नश्तर पार्क की टोटल कैपेसिटी 17,000 सीट्स हैं। इसको कहा गया ये इससे डबल है। बिल्कुल सही है। तो ये इसकी डबल 34-35 हजार के करीब तो ये तो भर ही जाएगा किसी तरह। फिरदौस साहब, जिस तरह से आप सारी गुफ्तगू देख रहे हैं, अभी जियाले भी बात कर रहे थे और जिस तरह से फैसल साहब ने अभी बात की है कि कुछ गलतियां और किसी हद तक महंगाई की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत भी है, तो ये लोग क्या सूबाई हुकूमत के खिलाफ ही निकले हैं? क्योंकि महंगाई की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तमाम तर चीजें महंगी हो गई हैं जिसके खिलाफ अवाम अब बाहर आ गए हैं। तो कितना जिम्मेदार समझते हैं आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को? क्योंकि सिंध पर तो वही इस वक्त हुक्मरान है और गुज़िश्ता कई सालों से हुक्मरान है यहाँ पर वो। हम पिछले 2 साल इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध में लोगों के सामने ला रहे हैं। इस शहर में इनके दौर में 1 कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ, जबकि आबादी हर साल 2.68% बढ़ रही है। डायरेक्टली माइग्रेशन की वजह से इस शहर की आबादी जो है वो 3 से 4%। जस्टिस हनी मुस्लिम ने इनका पूरे सिंध के अंदर पानी का मसला कत्ता चट्टा खोल के रख दिया कि इस सूबे के 90% अवाम को जहरीला पानी पीने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस सूबे में पेट की बीमारियां, जो कि सारी बीमारियों की तकरीबन 54% बीमारी है। बसों का निज़ाम देख लीजिए, क्या क्या वादे नहीं किए गए। 10 नई बसें नहीं लाके दे सके 12 साल। सीवरेज सर अगर आप लोगों की सिंध में हुकूमत होती तो ऐसा क्या डिफरेंट करते जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है, और ऐसा क्या कुछ आपने पंजाब में और केपी में डिफरेंट कर दिया है? जी देखिए, केपी में जाइए, देख लीजिए कि टूरिज्म की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। पीआरटी वहां बन गई, कराची के अंदर अभी तक सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। कहाँ है कोई मास ट्रांजिट मंसूबा? एक ऑरेंज लाइन की जिम्मेदारी ली थी 4.5 किलोमीटर की, वो भी नहीं, वो भी इस वक्त 35-40% मुकम्मल है, अब जबकि 6 साल हो चुके हैं उस मंसूबे। सही। इनके नलायकी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे नलायक तरीन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जिससे 12 साल हो गए। हमने तो 2 साल। दूसरे नंबर पे सर हैं जी, दूसरे नंबर पे कौन सी है? पहले नंबर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नलायक, दूसरे नंबर पे सर कौन सी है? दूसरे नंबर पे तो कोई और हो ही नहीं सकता ना, यही है। सारे नंबर इन्हीं के पास हैं। फिरदौस साहब, अभी लगारी साहब की तरफ चलते हैं। लगारी साहब, जिस तरह से फिरदौस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि बीआरटी की भी बात कर रहे हैं, जाहिर है वो कि एक अरसा हो गया अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शहर के पास, गाड़ियां नहीं है लोगों के पास लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, इन तमाम लेकिन बीआरटी का क्रेडिट जरूर ले रहे हैं वो, और बीआरटी के साथ जो कुछ हुआ है वो एक अलग से कहानी है, उस पर मैं खुद से ही बात नहीं करना चाहता। जी ठीक है, तो लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, आप कितना जिम्मेदार समझ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, और यहाँ के शहर के लोग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी अपनी हुकूमत के खिलाफ निकल पड़े यहाँ एहतजाज करने के लिए? क्या
एक तो ये है कि कराची के मसाइल को किसी भी पार्टी ने ओनरशिप नहीं दी, कराची को भी ओनरशिप नहीं दी, ये गिरा है सबसे। और जो कुछ इन्होंने डिलीवर करना था, जो इस वक्त बरसर हैं वफाक में, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के बेसिक इश्यूज को इग्नोर किया। इसमें कोई बात नहीं है जिसको कहें कि जनाब ये तो हम तराना गाएं कि जी पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया है। पीपल्स पार्टी के पास बहुत कुछ था और वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती थी। पीपल्स पार्टी हल कर सकती थी। पीपल्स पार्टी ने कई दफा दावे भी किए। पीपल्स पार्टी जो है, इसके अलावा पानी का मसला जो है, पानी की मैनेजमेंट का, ऐसा नहीं है अल्लाह ना करे कि कराची में प्यास से मर जाए, प्यास से कभी कोई नहीं मरता है, लेकिन पानी की मैनेजमेंट नहीं है। लोगों को घरों में पानी नहीं मिलता है, वो लोग पानी खरीदते हैं और पानी पिए और फिर पानी के बिल भी अदा करते हैं। ये सारे मसाइल हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, ये तो निचली सतह के हैं और ये अख्तियारात डिवॉल्व कर देने चाहिए निचली सतह पर, बल्दियाती सतह पर, हुकूमतों की सतह के और मसाइल हैं जो अगर ये कहा जाए कि सेकंड टियर ऑफ द गवर्नमेंट या थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनकी कारकर्दगी बिल्कुल दूसरी होती है। पाकिस्तान का जो वफाक है, वफाकी जो हुकूमत है, जो बेसिक पॉलिसीज है, बेसिक चीजें हैं, वो तो वफाक तय करता है ना। वफाक का भारत एक वफाक की हुकूमत है, एक मिलिट्री हुकूमत है और उसको पाकिस्तान को बराह रास्त डील करना होता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उन्होंने डील करनी है। आपको पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है कि 1.5 साल से कश्मीरी जो है अपने घरों में कैद हैं और हमारी हुकूमत जो है साल में एक मरतबा सितंबर में जनरल असम्बली में यहाँ पर या वहाँ पर सर नून लीग की हुकूमत में तो इतना भी नहीं हो सका। नून लीगियों ने जिस तरह से बात करें, नवाज शरीफ साहब की अभी भी बात करें, इमरान खान साहब ने अभी खिताब में भी ये कहा है, तो अब जब वो इतना सा काम हो रहा है कि वहाँ पर UN में जाकर इमरान खान साहब खिताब करते हैं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब बात करते हैं, इतना क्रेडिट तो वो लेते हैं। अभी हम एक बार जलसागाह का रुख करते हैं, अरबाब जहांगीर वहाँ पर मौजूद है, अभी ताज़ा-तरीन क्या सूरत हाल है उनसे मालूम करते हैं, एक बार फिर वापस आएंगे। जी अरबाब बताइएगा। ब्यूरो चीफ हमारे शाहिद जतोई भी उनके साथ मौजूद हैं। अरबाब, कैन यू हियर अस? ओवर टू यू। जमीयत इस्लाम फे के कारकुनान भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुके हैं। इससे यहाँ रात बढ़ती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, कारकुनान की तादाद में यहाँ इजाफा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से और कारकुनों से तो हमने गुफ्तगू की, वो तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कल यहाँ लोग आएंगे और कराची एक बड़ा मौसर पैगाम PDM का देगा हुकूमत को। लेकिन ज़रा शाहिद जतोई साहब जो कि बोल न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ हैं, इनका तज्ज़िया भी जान लेते हैं, चूँकि ये इनका एक बड़ा तजुर्बा है सहाफ़त में, तो ये इस वक्त इस जलसे को किस तरह से देख रहे हैं। तमाम दिन ये कवर भी करते रहे आज यहाँ पर। शाहिद साहब, कल क्या तवक्को लगाएं हम? पीपल्स पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है, ज़ाहिर है उनका होम ग्राउंड है, दावे तो उन्हें करने हैं। हकीकत क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे? कराची ने क्या वेलकम कहा है इस जलसे? अरबाब, ये तारीखी ग्राउंड है, यहाँ बड़े बड़े जलसे हुए, लेकिन एक जलसा जो आज तक नहीं हो सका वो होना बाकी है। वो जलसा 18 अक्टूबर 2007 को होना था, वो नहीं हो सका। दिन के 12 बजे ये पूरा ग्राउंड भर चुका था, इर्द गिर्द की सारी सड़कें भर चुकी थी और पीछे लाखों का मजमा आ रहा था। फिर दहशतगर्दी की एक कार्रवाई हुई और फिर ये जलसा नहीं हुआ। अगर वो जलसा हो जाता है इस ग्राउंड में तो आज पाकिस्तान की सियासी तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बागे जिनाह की गुंजाइश कितनी है शायद, कितने लोग आज समा सकते हैं? बागे जिनाह में ऐसे जलसे भी हुए हैं कि ये ग्राउंड भर नहीं सका। बागे जिनाह में ऐसे भी जलसे हुए हैं कि इसके बाहर भी लोग जो हैं वो समा नहीं रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि 18 अक्टूबर 2007 के बाद जो बड़े जलसे हुए उसमें एक जलसा हुआ 25 दिसंबर 2011 को, वो तहरीक इंसाफ के का जलसा था, बहुत बड़ा जलसा। इमरान खान ने वो जलसा किया था। उस जलसे के बाद ये तय हुआ था कि इमरान खान इस मुल्क के लीडर हैं, लेकिन ठीक एक महीने के बाद 27 जनवरी 2012 को जमीयत उलमा इस्लाम फे का यहाँ जलसा हुआ था, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगर 18 अक्टूबर 2007 का जलसा होता तो उसका रिकॉर्ड नहीं टूट सकता था, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है यहाँ बड़े जलसे का
वो है 27 जनवरी 2012 का JUI फे का, और अकेली पार्टी ने जलसा किया था। कल हमारे सामने का टाइम की थोड़ी कमी है। मैं फैसल साहब लास्ट कुछ सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि जो सियासत होती है उसमें दरवाजे खुले रखे जाते हैं, क्या इस वक्त दोनों जानिब लोग जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं? देखिए, ये सबसे अहम जमहूरियत का मामला है कि जिसमें डायलॉग खुले जाते हैं, डायलॉग रखे जाते हैं, विंडो खोली जाती है, पैदा की जाती है, गुंजाइश पैदा की जाती है, इख्तलाफ के साथ आगे बढ़ा जाता है। इसमें वन वे नहीं है और इख्तलाफात के साथ आगे बढ़ते हैं। हुकूमत अपोजिशन का ये काम रहा है। इसमें इमरान खान की गलतियां हैं, अपोजिशन को साथ लेके ना चलने वाली बड़ी गलतियां हैं। लेकिन अब जो अपोजिशन ने गलतियां की हैं, जो नवाज शरीफ ने गलतियां की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब डायलॉग उस सतह पे हो सकता है। बहुत सारे सियासतदानों का अब पाकिस्तान से वो ताल्लुक नहीं रहा, एक पहले से बैठे हुए हैं, अब एक दूसरे जाके बैठ गए, उनका ताल्लुक नहीं रहा। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी मुल्क के अंदर सारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। इख्तलाफात हैं, पानी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, उस तरह से चीजें नहीं हो रही, करप्शन का मसला है। अब अगर हम पिछले हुकूमतों की बात करें, तकरीबन 10 साल मुस्लिम लीग नून रही, 10 साल तकरीबन पीपल्स पार्टी यहां पे रही, नून पंजाब में रही, यहां रही। इन दो हुकूमतों ने जो जलसा कर रहे हैं इन्होंने सरकार का पैसा कितना खर्च किया? 2008 से 2018 तक सरकारी पैसा कितना खर्च हुआ? आपको फिगर बताऊं कितना है? 50,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने खर्च किया। 50,000 अरब, 40,000 रुपए मियां शहबाज शरीफ साहब ने खर्च किया। 10,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत उसने खर्च किया। अब ये 50,000 अरब रुपए का कागज लेकर आ जाएं कि हमने इस शहर में ये खर्च किया। दोनों पार्टीज को चैलेंज है, किसी भी शहर में एक यूसी दिखाएं, यूनियन काउंसिल, जहां पर बाग हो, पार्क हो, बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, सड़कें ठीक हो, सूरज का सिस्टम ठीक हो, पानी का निजाम ठीक हो, बिजली आती हो। बिल्कुल एक यूसी पंजाब में भी और एक यूसी सिंध। पॉइंट आ गया आपका। टाइम बहुत कम है, मैं चाहूंगा फिरदौस साहब से भी इस हवाले से बात कर लूं। फिरदौस साहब, आप ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? आप लोग नहीं बात करना चाहते हैं ऑपोजिशन से, जलसे करना चाहती हैं, करते रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? हमने बड़े स्ट्रेट कहा हुआ है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। सिर्फ एक चीज नहीं मांगो हमसे कि ये कहो कि कोर्ट में केसेस खत्म कर दें, NRO दे दें, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को रोके, ये मुमकिन नहीं। तो यही तो उनका सबसे बड़ा मुतालबा है ना फिरदौस साहब? पर जब तक वो अपने इस मुतालबे से नहीं हटेंगे, बाकी हर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में और किसी किस्म की मुफाहमत के लिए हम हर वक्त तैयार होते हैं। हम इनकी तरह गैर नहीं है कि सिंध की असेंबली में आज तक इन्होंने ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी, ना स्टैंडिंग कमेटी। ये जमहूरियत के दाई बनते हैं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, 12 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। आपने अभी सुन लिया। I'm sorry sir, I have to cut you short। मुझे लगारी साहब से भी लास्ट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। लगारी साहब, अब आगे क्या देख रहे हैं? धरना होने जा रहा है, उससे आगे क्या? देखिए, पाकिस्तान में हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, कभी मिसाली नहीं रहे हैं। जमहूरियत जो है वो लंगड़ी लूली कमजोर जमहूरियत रही है और एब्सोल्यूट जो पावर रही है वो ताकत के मराकज़ और हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मुल्क की पावर कम मुंतकिल होती है। ये एक होता है, ये चलता रहेगा इसी तरह से। कोई लोग उस कैंप में रहेंगे, लोग उस कैंप में रहेंगे। तो सर बस इतना शॉर्टली बता दीजिए कि ये जो जलसे, ये जो तमाम तर सिलसिला हो रहा है, अब मरियम नवाज साहिबा कह रही है ना कि जनवरी तक ये सब खत्म हो जाएगा, हुकूमतें गिर जाएंगी, सब हो जाएगा। ऐसा होता हुआ भी कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं, इस तरह से क्या होगा? चले हुकूमत गिर जाती है तो फिर क्या होगा? इनकलाब आ जाएगा, कोई तब्दीली आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा माहियती तब्दीली आ जाएगी। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बनने लगेंगी क्या? या पाकिस्तान जो है एक नए सिरे से नए सर पर जारी हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर रहना है, सिस्टम में रहना है, एक किराएदाराना, जागीरदाराना, कबायली सिस्टम के साथ रहना है और इन्हीं इदारों के साथ रहना है, तो पर आप इसी इदारे के साथ अगले 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। अगर कोई बुनियादी तब्दीली करनी है तो लोग ही ले आएंगे और लोग। ठीक, आपका पॉइंट आ गया नज़ीर लगारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरबाब, आपने हमें अपडेट किया जलसागाह से, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।